पितृरेखीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि आवास के प्रकार का स्त्रियों की परिस्थिति के निर्धारण में पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह प्रभाव किसी भी रूप में अंतिम नहीं होता। अपने प्राथमिक स्वजनों की उपस्थिति में यह कम ही संभव है कि एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो, बल्कि उसके प्रभुत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण कर लेने की संभावना ही अधिक रहती है। इस प्रभुत्वपूर्ण स्थिति का चाहे कोई भी कानूनी या सामाजिक आधार न हो, जैसा कि लोवी ने कहा है, यह केवल पत्नी के स्वजनों की श्रेष्ठता का सूचक मात्र हो, किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका एक सामान्य परिणाम स्त्रियों की परिस्थिति या कम से कम स्थिति, पोजीशन, जो पद है समाज में या जो श्रेष्ठता है, उसको प्रभुत्वपूर्ण बनाना होता है। या दूसरी बात है कि इस स्थिति का उपयोग किया जाए या न किया जाए। जिन कारणों से मातृस्थानीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है, उन्हीं कारणों से पितृस्थानीय समाजों में भी पुरुषों की परिस्थिति अच्छी होती है। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि स्त्री प्रभुत्व वाले समाज सदैव मातृस्थानीय नहीं होते। जैसे प्रधानतः मातृरेखीय खासी भी सदैव मातृस्थानीय आवास की स्थिति में रहते हुए नहीं पाए जाते। विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर आकर रहने वाला पति अपना घर अलग बसाने में तत्काल जुट जाता है। अधिकांशतः वो अपने प्रयत्नों में सफल होता है और इसके लिए नए घर में केवल उसकी पत्नी या एक बच्चे ही उसके साथ रहते हैं। भारत में पितृसत्तात्मक समाजों में मातृस्थानीय आवास का विकास भी पाया गया है। बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नी अपने माता पिता के साथ ही रहती है। उसका बहुपत्नी विवाही पति समय समय पर अपनी पत्नी के घर आता था तथा संतान अपने मामा के घर बड़ी होती थी। घर जवाई की प्रथा में भी एक पति को अपना पैतृक निवास छोड़कर अपनी के पत्नी के घर रहना पड़ता है। इससे भी मातृस्थानीय आवास का विकास होता है। इन सभी के बावजूद भी ऐसे समूहों की मूल जीवन पद्धति पितृसत्तात्मक ही बनी रहती है। टोडाओं में स्त्रियों पर लागू होने वाले निषेध परहेजात्मक होते हैं। इस अर्थ में ऋतुस्राव, शिशु जन्म आदि से पैदा होने वाली स्त्रियों की शुद्धताएं उन्हें उनकी पवित्र दुग्धशाला पर केंद्रित टोडा की धार्मिक सामाजिक जीवन, जिसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं। परिणामतः दुग्धशाला और दूध को स्त्रियों के संपर्क से अपवित्र होने से सामान्यतः बचाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाजों के बारे में ऐसे बड़े नियम नहीं बनाए जा सकते। जैसा कि हो के बारे में बताया गया है कि हो जो जनजाति है, इसमें अधिपति और अधीन दोनों प्रकार के पति समान रूप से मिल जाते हैं, जबकि वो हो जो है पितृसत्तात्मक समाज है। ग्रिगर्सन कहते हैं कि गोंड स्त्रियों को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता उपलब्ध है। जैसे पति के चयन, विवाह के पूर्व यौन संबंध बनाने और तलाक प्राप्त करने आदि दृष्टि से गोंड स्त्रियां पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हैं। वैसे कई अन्य क्षेत्रों में इसकी स्थिति काफ़ी गिरी हुई है और इन्हें पतियों के लिए श्रमिक की तरह काम करना पड़ता है। गोंड समाज में श्रमिक के रूप में स्त्रियों की इतनी कम कीमत होती है कि गोंडों में कुंवारे गोंड कदाचित ही मिलते हैं। हिमालयवर्ती क्षेत्र के रंगीले थारू अपनी पत्नियों के वश में होते हैं। उनकी स्त्रियां मंत्र, तंत्र और जादू टोने में माहिर होती हैं। थारू स्त्रियां मैदानी लोगों तक को अपने जादू के प्रभाव में रखने के लिए ऐसा प्रचलन है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने वश में कर लेती हैं। यह उनकी अद्वितीय सुंदरता और का भी एक कारण हो सकता है। बहुपति विवाही जो खस जनजाति है, वो भ्रातृ बहुविवाही होने के कारण पितृस्थानीय है और अपने पति के साथ रहने की स्थिति में खस स्त्री को बराबर शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं और उसकी स्थिति लगभग गौण होती है। किंतु खस समाज में स्त्रियों को ऐसी अनवरत स्थिति से बचाने के लिए अपने ऐसे सामाजिक विधि तंत्र का विकास किया है जो सेफ्टी वॉल्व का काम कर सके और इसी से उनका सामाजिक स्थायित्व बिगड़ नहीं पाता। खस अपनी स्त्रियों की नैतिकता के दोहरे मानदंड के लिए प्रसिद्ध है। अन्य शब्दों में इनकी स्त्रियों के यौन जीवन में विषम द्वैतता पाई जाती है। जब एक स्त्री अपने पति के घर होती है तब उसका जीवन एक तरह से नौकरानी के जैसा होता है। उसकी कोई स्थिति नहीं होती और न उसकी स्वतंत्र एवं निजी इच्छाएं होती है। परंपरागत चलन के अनुसार वो अपने माता पिता के घर प्रायः आती रहती है। जब वो अपने पिता के गांव में होती है तब वे सभी नियंत्रण और प्रतिबंध उस पर से उठ जाते हैं जो उसके पति के गांव में लागू होते हैं। पति के घर की जो मायूसी है और पिता के गांव में मुक्त यौन के रूप में वो मुखर हो जाती है।
तो वो ये जो उदाहरण है उनसे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी समाज में स्त्री की स्थिति को समझने के लिए उसकी परिस्थिति को, रूढ़ जो प्रचलित पूर्वाग्रह हैं समाज में, या ऊंची या नीची मानने की जो प्रणाली है, एक वैज्ञानिक गलती है। इस प्रकार का जो विभाजन समानतः भ्रामक होता है। खस के संदर्भ में तो ऐसा निश्चित ही है। परिस्थिति की वस्तुतः कई मध्यवर्ती स्थितियां हो सकती हैं और जो 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 बाइपोलर हो सकती हैं, दो ध्रुवीय हो सकती हैं, चाहे ये खस स्त्री की हो या किसी अन्य की। इसी प्रकार से पितृसत्तात्मक नागा जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। सेमा स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों और अंगामी स्त्रियों की स्थिति से अच्छी होती है, जबकि संपत्ति पर स्वामित्व और यौन स्वतंत्रता की दृष्टि से ओ और अंगामी स्त्रियों की स्थिति सेमा से बेहतर होती है। पतियों के चयन में सेमा स्त्रियां कोई निर्णायक हाथ नहीं बटाती या उनकी पसंदगी का पता जरूर लगाया जाता है और इसे सामान्यतः माना भी जाता है। एक पत्नी का सर्वोत्कृष्ट गुण कामकाज करने की उसकी योग्यता माना जाता है, न कि उसकी शक्ल सूरत की सुंदरता। सेमा स्त्री की पति के घर में इज्जत होती है और उसके बच्चों को प्यार से रखा जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण हैं हम ले सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय जनजातियों के संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति का जो भी उल्लेख है वह स्त्रियों के साथ जुड़ी हीनता या निर्योग्यता के या कलंक के पर आधारित नहीं है। स्त्रियों को जिन अपवित्र अवस्थाओं को भोगना पड़ता है और कतिपय निषेधों से डरना पड़ता है, इसकी व्यापक जानकारी भी लोगों को होती है। ऊंची जातियों में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निरीह, दासीवत और सहाय देखने में आती है। नीची जातियों की स्त्रियों की स्थिति जनजातीय स्त्रियों जैसी ही होती है। अधिकार की अनुपस्थिति मात्र अधीनता की सूचक नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे उसकी उपस्थिति का यह अर्थ नहीं होता कि वे क्रियाशील भी हों। यहाँ तक कि जिन जनजातीय स्त्रियों को स्वतंत्र और मुक्त यौन भोगी बताया जाता है, उन्हीं की यथार्थ स्थिति जब हम देखते हैं तो पुरुषों की इनके प्रति क्रूरता, इनका परित्याग और इन्हें पुरुषों को के प्रति निर्दय व्यवहार के साथ समझौता करते हुए भी देखा जाता है। इन स्थितियों में तलाक होने की संभावना हो तब भी स्त्रियां बहुत कम ही ऐसा कर पाती हैं। हो जनजाति में अपनी पत्नियों की सुख सुविधा का प्रायः ध्यान रखते हैं, फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब पत्नियां पति के अत्याचार, दुर्व्यवहार और परित्याग के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। कई समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति संतानोत्पत्ति और संतान के लालन पालन के कार्य के साथ जुड़ी रहती है। माताओं के रूप में उनकी सदैव इज्जत की जाती है और उनके प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कारण बांझपन को प्रायः सभी जातियों एवं जनजातियों में कलंक माना जाता है। कतिपय स्थितियों में बांझ स्त्रियों को समाज विरोधी भी माना है। संतान विहीन हो कुंवारी औरतें जो ऊंची वधूमूल्य के प्रचलन के कारण अविवाहित रह जाती हैं, कई बार डायने करार दे दी जाती हैं। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति को धर्म की तुलना में भारतीय नृजाति संस्कृति के संदर्भ में एक अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्त्रियों को हीन परिस्थिति को कुछ लेखक मातृसत्ता पर पितृसत्ता के आधिपत्य का परिणाम मानते हैं, परंतु दक्षिण भारत में इस तरह की टकराहट के बावजूद भी स्त्रियों की परिस्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। ब्राह्मणी शास्त्रों में प्रस्तुत स्त्रियों के व्यवहार संबंधी कड़े नियम जनजाति और निम्न जाति की स्त्रियों को प्रभावित नहीं करते और न इन स्त्रियों पर शास्त्रों में उल्लिखित ब्राह्मण पत्नियों के लिए प्रयुक्त अर्धांगिनी का सिद्धांत ही लागू होता है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में ही स्त्रियों को स्थिति को लेकर के काफ़ी वैविध्य है और हमें इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि हर जनजाति के संदर्भ में विशेष रूप से स्त्रियों की परिस्थिति को समझने और देखने का प्रयास करना चाहिए।